जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई लोगों, हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज को हमने देखा था, जाना था, समझा था। तो भाई रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है उसकी कैटेगरी होती है दो। कौन कौन सी होती है भाइयों? बताओ बताओ बताओ। पिछली वीडियो का रिवीजन किया नहीं किया तुमने? मेरे को सही से बता दो। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि भाई कौन आदमी पे कितना टैक्स भारत सरकार लेगी, उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस उस आदमी का डिसाइड किया जाता है। और जिसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाएगा उसको सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक तो या तो कोई आदमी भारत में रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। ये सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम यही होता है कि क्या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो भाई उसका खेल खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर आगे कुछ चेक नहीं करेंगे, भाई नॉन रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, चलो चलो इसके पास तो ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट हो गया गलती से, तो फिर उसको और चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आदमी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो हम आगे और कंडीशन से चेक करेंगे। और हर स्तर पे चेक करने का, यानी हर लेवल पे चेक करने का, यानी कि फर्स्ट तो चेक करते हैं रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी भी कुछ कंडीशन बनाई हुई है सरकार ने। और इसके बाद जब ये वाला चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी भी कुछ कंडीशन बनाई हुई है सरकार ने। लेकिन उन कंडीशन को समझने से पहले, उन कंडीशन पे जाने से पहले मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों, हमको देखना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। और उस कंसेप्ट का नाम है असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। असेसमेंट, ASSESMENT, असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट और भैया फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट। और ये तीन कंसेप्ट इनकम टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है भाई, जो कि यहाँ पे भी जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स जो है पढ़ेंगे हम, उसमें भी बहुत काम आएंगे। तो ये अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आएगी, पूरी इनकम टैक्स में भी दिक्कत आएगी और जिंदगी में दिक्कत आएगी। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाली बात हो जाएगी। तो आज जिसको नहीं समझ में आया वो आज ये समझ लो, इस क्लास में हम इनको समझने वाले हैं। फिर अगली क्लास में हम रेजिडेंस स्टेटस के रूल्स देखेंगे डिटेल में, क्या क्या रूल्स है, कैसे वो काम करते हैं। तो चलो, जिसको इन रूल्स का पता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। वो अगली वीडियो का इंतजार करना, अगली वीडियो में मिलना। जिनको नहीं पता है वो देखना, और जिनको क्लियरिटी कम है वो भी देख लेना, क्योंकि भाई साहब आज मैं एकदम 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 स्पष्ट कर दूंगा कि क्या होता है असेसमेंट ईयर, क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। जिसको भी कोई समस्या है, सारी समस्याएं आज दूर हो जाएगी। देखो, हम एक चीज समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स वालों का काम क्या होता है। इनकम टैक्स में सरकार ने इनकम टैक्स नाम की चीज को क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि जो भी लोग कमाई करे यानी कि इनकम कमाए, ठीक है, उस पर सरकार जो है टैक्स ले ले। और ये सरकार की कमाई हो जाती है, टैक्स जो है वो सरकार की कमाई है। अब भाई कमाई पे टैक्स लेना सरकार को, ये तो बात ठीक है, लेकिन किस कमाई पे लेगी, कितने टाइम की कमाई पे लेगी? भाई मैं तो आज जन्मा और मैं आज 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का यहाँ पे होगा, कितनी कमाई पे लेगी सरकार? पूरी 40 साल की कमाई पे लेगी या 30 साल की पे लेगी, 25 साल की पे लेगी? तो सरकार ने बोला भाई दिमाग ज्यादा लगाओ मत, हमें सिर्फ 1 साल की कमाई पे टैक्स चाहिए। यानी हर साल जो तुम कमाओ अगले साल में उस पर टैक्स दे दो, फिर अगले साल में जो कमाओ उससे अगले साल पे टैक्स दे दो। अच्छा, ऐसा ऐसा करती है सरकार? हाँ, हर साल जो हम कमाते हैं उस पर सरकार टैक्स लेती है। लेकिन एक और चीज समझना कि जो साल है ना, वहीं में लोचा है भाई, साल के नाम में, यानी कि ईयर में ही लोचा है। लोचा कैसे है कि भाई नॉर्मल जो आदमी होते हैं दुनिया में, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, नॉर्मल आदमी, उनके लिए साल क्या होता है, उनके लिए ईयर क्या होता है? उनके लिए ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। ये तो है नॉर्मल नादान बालकों के लिए ईयर। वो समझते हैं कि भाई यही साल होता है दुनिया में, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि एक और दूसरा ईयर होता है, एक और दूसरा ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये जो है भाई, ये वाला ईयर जो है 1 जनवरी से चालू नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल, APRIL से 31 MARCH, मार्च तक चलता है, समझ रहे हो? तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। 31 मार्च के बाद में वापस से 1 अप्रैल आ जाएगी, तो वापस से 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा और फिर 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये बिजनेस जो हो गई, सरकार जो हो गई, जो भी खाते बनाते हैं, इनकम कमाते हैं, इनकम को ही बोलते हैं फाइनेंस, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो नादान बालकों के लिए ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन फाइनेंस वाले, तुम्हारे मेरे जैसे ज्ञानी आदमियों के लिए ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब भाई मैंने ये सारी चीज क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब मैं कुछ समझाने वाला हूं कंसेप्ट, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर और कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। आप बोलोगे साहब, प्रीवियस ईयर को PY भी लिखते हैं शॉर्ट में। आप बोलोगे साहब कितने ईयर है भाई, हमने तो एक ईयर समझ रखा था, दुनिया में इतने सारे साल होते हैं। मैंने कहा हाँ भाई बहुत सारे साल होते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और नहीं आएगा ना तो इनकम टैक्स में जिंदगी झंड हो जाएगी। तो समझो, देखो भाई देखो मैं लाइनें खींचता हूँ क्योंकि रंगों से पहचान राहें आसान। तो रंगों से मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। देखो मैं चित्रकार इतना अच्छा हूँ, वो तो मैं गया नहीं भाई साहब,
चित्रकारी में, नहीं तो बता रहा हूँ एम.एफ. हुसैन के बाद में मेरा ही नंबर आने वाला था, बता रहा हूँ मैं सच में। तो भाई देखो ये हो गया एक रंग, ठीक है। अभी दूसरा रंग और ले लेता हूँ मैं, है ना। मोहे रंग दे तू रंग रे चुनरिया सतरंगी। तो ये लो भाई, ये दूसरा रंग ले लिया मैंने, और ये लाइन मैंने एक और खींची। गुरुजी क्या लाइन खींच रहे हो, क्या चित्र बना? भाई बताऊंगा, रुक तो सही, है ना, रुको तो सही, टेंशन खा लिया भाई, सब कुछ बताऊंगा। तो ये गुरुजी दो लाइन खींच दी। हाँ भाई 2 लाइन खींचती। तो मैं तो लिखता हूँ यहाँ पे कुछ, ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 अप्रैल 2022, 22 लिख दिया तो 22 हो गया ना, से 31 मार्च 22, ठीक है। ये काले वाला काले वाले तक है, अब लाल वाला लाल वाले में होगा। 1 अप्रैल, ये 23 होगा ना यहाँ पे, 31 मार्च 23 में आएगी ना अगली साल में, 23 से लेके 31 मार्च 24, ठीक है। अब समझो देखो बात, अब भाई सरकार ने बोल तो दिया कि 1 साल की इनकम पे टैक्स लेंगे हम, है ना, आपकी इनकम जितनी कमाओगे उस पर टैक्स लेंगे। अब भाई 1 अप्रैल से हम, क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से हमने इनकम कमाना स्टार्ट की। ये मैंने कमाया कुछ, ये मैंने कुछ कमाया, ये मैंने और कमाया, साल आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये अगले अगले महीने आते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ साल में, भाई ये कमाता जा रहा हूँ, मैं कमाता जा रहा हूँ, 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 कमाता जा रहा हूँ। अब सरकार बीच में आती है यहाँ पे, बोलो भाई टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। मैं बोला सरकार अरे ऐसे क्या कर रहे हो, 1 साल पे लोगे ना टैक्स? सरकार ने कहा हाँ, तो 1 साल खत्म तो होने दो, 31 मार्च को खत्म होगा 1 साल, अभी तो बीच में आए हैं, अभी तो और कमाने दो। सरकार ने बोला अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ। फिर मैं वापस कमा रहा हूँ, वापस कमा रहा हूँ, कमाता जा 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 रहा हूँ। यहाँ पे भाई 31 मार्च आ गया और सरकार 31 मार्च को मेरे पास आई, बोले टैक्स दो भाई, टैक्स दो। मैंने कहा भाई सरकार क्या पागल हो गए, मैंने पहले ही बता दिया तुमको कि 31 मार्च को साल खत्म होगा। तो भाई 31 मार्च तो आज है, लेकिन 12 बजे तक 31 मार्च है, सरकार क्या समझेगी, है ना। तो 12 बजे पहले तो तुम टैक्स नहीं मांग सकते मेरे से, क्योंकि 12 बजे तो खत्म होगा साल। फिर तो मुझे पता चलेगा कि इस साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितना पैसा कमाया, और फिर ही तो मैं, मेरे को जब तक ये नहीं पता चलेगा पैसा कितना कमाया तो मैं टैक्स कैसे दूंगा तुम्हें। सरकार ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो फिर सरकार ने बोला फिर तो मतलब तुमने इस साल में जो कुछ कमाया, मतलब तुमने इस साल में जो भी कुछ कमाया, मतलब देखो ये वाले साल में तुमने जो भी कुछ कमाया उस पर टैक्स मेरे को अगली साल में मिलेगा। मैंने कहा सरकार हाँ, क्योंकि इस साल मैंने कितना कमाया वो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना। इस साल की जब तक 12 नहीं बजेगी और 31 मार्च पूरा खत्म नहीं होगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई पूरे 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितना कमाया। और जैसे ही 12 बजेगी तो फिर 12 बजे बाद में 1 अप्रैल आ जाएगा, और 1 अप्रैल तो भाई ये है ना, 1 अप्रैल तो नई साल चालू होगी, ये वाला नई साल 23 वाली, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक नई साल चालू होगी। तो मतलब ये झंझट आ रहा है भाई कि इस साल में जो कमाएंगे उसका कैलकुलेशन तो अगली साल में करना पड़ेगा। बोला हाँ सब करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल की कमाई तो रात को 12 बजे पता चलेगी, और 12 बजे बाद में तो 1 अप्रैल नया आ जाएगा। तो भाई इस झंझट की वजह से 2 नए कंसेप्ट निकल के आए, और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर, मैं काले अक्षरों में लिखता हूं, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट, और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। अभी देखना हिंदी में जब लिखूंगा तो एकदम चीजें बढ़िया समझ में आएगी। यहां से मिटा लो, थोड़ा सा मिटा लो जी, कुर्सी मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो प्रीवियस ईयर को मैं काले अक्षरों में लिखता हूं। प्रीवियस ईयर जो है ना, यहां पे मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं हिंदी में गत वर्ष, और जो ये असेसमेंट ईयर है इसको बोलते हैं हिंदी में कर निर्धारण वर्ष। अब देखो क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है कर निर्धारण वर्ष। क्योंकि मैंने बताया कि 12 बजे तक जो कमाऊंगा मैं यहाँ पे 31 मार्च को 12 बजे तक जो कमाऊंगा उसकी फिर कैलकुलेशन अगली साल में ही हो सकेगी, क्योंकि 12 बजे बाद में तो 1 अप्रैल चालू हो जाएगा। तो भाई जो भी मैं कमा रहा हूं इस साल में उसका निर्धारण कौन सी साल में हो रहा है? अगली साल में, है ना। तो इसीलिए ये अगली साल जो है इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, क्योंकि यहाँ पे निर्धारण करते हैं कि भाई कितना रुपया कमाया उस पर कितना कर मतलब टैक्स बनेगा। तो जिस साल में बैठ के हम कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलेंगे हम कर निर्धारण वर्ष। और जो कर निर्धारण वर्ष है जिसमें हम बैठ के अब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई इसने कितनी इनकम कमाई, इस पर कितना टैक्स इसको देना है, इस वर्ष में बैठ के हम कौन से वाले साल की कर रहे हैं? पिछले वर्ष की, है ना। तो इस पिछले वर्ष को क्या बोलते हैं? गत वर्ष या फिर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला वर्ष, पिछले को गत बोलते हैं हिंदी में। तो बस कुछ नहीं है, बस ये है कि भाई इस साल की कमाई की कैलकुलेशन हमें अगले साल में बैठ के करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन को बोलते हैं निर्धारण, और निर्धारण को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको असेसमेंट ईयर बोल दिया। और असेसमेंट ईयर में कौन से साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं? पिछले साल की पूरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। तो इसको इसलिए बोल दिया प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछला साल या फिर गत वर्ष। तो भाई ये कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। और जब हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में जो बेसिक कंडीशन पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो एडिशनल कंडीशन पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत नाम आएगा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर वो जहां पे बैठ के कैलकुलेशन हो रही है सब कुछ, है ना, इनकम की, रेजिडेंशियल स्टेटस की, सारी कैलकुलेशन यहां बैठ
बैठ के होगी इस साल में, लेकिन वो कैलकुलेशन होगी किसके बारे में, पिछले साल के बारे में, कि भाई पिछले साल कौन कितने दिन भारत में रहा, किसने कितनी इनकम कमाई, उस सारी पिछले साल की कैलकुलेशन अगले साल में बैठ के होगी। जिस साल में बैठ के कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं, जिस साल में बैठ के कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं मेरे मित्रों असेसमेंट ईयर, और जिस साल के लिए कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। समझ गए, समझ गए, समझ गए? कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें वो डाउट्स को भी मैं ले लूंगा। टेंशन घबराने कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज ढंग से समझ में आनी चाहिए, और ये कंसेप्ट तो स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर असेसमेंट का एकदम ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेस है इनकम टैक्स का। अगर ये दिमाग में नहीं बैठा तो इनकम टैक्स कभी भी दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना है, जैसा मैं कहता हूं कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।